आज की वीडियो में हम जैम 2024 के ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट हमें दी हुई है, जी कोई ग्रुप है 39 ऑर्डर का, जी के पास एग्जैक्टली एक सब ग्रुप है ऑर्डर 3 का और एग्जैक्टली एक सब ग्रुप है ऑर्डर 13 का। यानी जी का ऑर्डर हमें 39 दिया हुआ है, जिसको आप 3 × 13 लिख सकते हो। और ये दिया हुआ है कि जी के पास 3 ऑर्डर का एक यूनिक सब ग्रुप है और 13 ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप है। ये चार स्टेटमेंट में से हमें कौन सा 100% ट्रू होगा ये बताना है। तो एक रिजल्ट हमें पता है कि जी का ऑर्डर अगर P × Q है, वेयर P एंड Q आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, और अगर जी के पास यूनिक सब ग्रुप है ऑर्डर P का ऑफ ऑर्डर P एंड एक यूनिक सब ग्रुप है ऑर्डर Q का, तो जी साइक्लिक हो जाता है। उस रिजल्ट से ये आंसर आ जाएगा कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ये फैक्ट क्यों ट्रू है, इसके लिए आप लेटेस्ट लेक्चर 29 ग्रुप थ्योरी सीरीज़ का देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है हमारी ग्रुप थ्योरी की, उसमें लेक्चर नंबर 29 है, जिसमें हमने ये प्रूव किया हुआ है कि ग्रुप का ऑर्डर P × Q ऑर्डर का है और P और Q डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, सच दैट G हैज़ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P एंड यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर Q, देन G मस्ट बी साइक्लिक। तो उस रिजल्ट से ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ग्रुप थ्योरी का क्या आया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें UN ग्रुप दिया हुआ है। इसका ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। तो ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। बाय डेफिनेशन इसमें 0 से n-1 तक वो इंटीजर्स आते हैं जिसका n के साथ GCD 1 हो, 1 से n-1 तक। U5 आ जाएगा 1 2 3 4, यानी ये चारों नेचुरल नंबर 5 के साथ को प्राइम है। U8 आ जाएगा 1 3 5 7, U8 10 आएगा 1 3 7 9 एंड U12 आएगा 1 5 7 11। चारों ऑप्शंस में आइसोमॉर्फिक पूछ रखा है। तो नॉट आइसोमॉर्फिक के लिए कोई एक आइसोमॉर्फिक प्रॉपर्टी को फेल करा दे तो भी हमारा काम हो जाता है। तो U5 ग्रुप में ये 1 तो भाई चारों ग्रुप में आइडेंटिटी है, इसका ऑर्डर 1 होगा। नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट के ऑर्डर एक बार हम मेंशन कर लेते हैं। 2 3 4, U5 में 2 का ऑर्डर भी 4 है, 3 का ऑर्डर भी 4 है और 4 का ऑर्डर 2 है। क्यों? क्योंकि 2 स्केयर जब आप करोगे तो मिलेगा 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। 2 3 करोगे तो 8 मिलेगा, लेकिन मॉडुलो 5 से ये 3 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 4 करोगे तो 3 × 2 ये 6 आएगा, मॉडुलो 5 में 1 आ जाएगा। तो ये जो बॉक्स में नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स के सब ग्रुप्स के ऑर्डर हमने लिखे हुए हैं, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। U5 में नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट 2 का ऑर्डर 4 है, 3 का ऑर्डर 4 एंड 4 का ऑर्डर 2। सिमिलरली U8 में ऑर्डर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का 2 है, क्योंकि 3 स्केयर करते ही आपको 9 मिलेगा। अगर 8 से आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट रिमाइंडर 1। ओके, ऑर्डर ऑफ 3 इज 2। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ 5 इज 2 एंड ऑर्डर ऑफ 7 इज 2। सिमिलरली U10 में जो ऑर्डर आएगा 3 का 4 आएगा, 7 का 4, 9 का 2 एंड U12 में 5 का ऑर्डर 2, 7 का ऑर्डर 2, 11 का ऑर्डर 2। बिकॉज 5 स्केयर 25, बट 12 से आप डिवाइड करोगे मॉडुलो 12 से, सो यू विल गेट 1 रिमाइंडर। सिमिलरली 7 का ऑर्डर भी 2 आ जाएगा, 49 डिवाइड करोगे 12 से, सो यू विल गेट रिमाइंडर 1। नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट के ऑर्डर 2 हैं। अब पहले में हमसे पूछ रखा है ऑप्शन ए में U5 इज आइसोमॉर्फिक टू U8। U8 में तीनों एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, यहाँ तीनों एलिमेंट का ऑर्डर 4 और 2 है, तो दे कैन नॉट बी आइसोमॉर्फिक, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म ऑर्डर को प्रिजर्व करती है। दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। बी में पूछ रखा हमसे U10 इज आइसोमॉर्फिक टू U12। U12 में तीनों का ऑर्डर 2 है नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स का, और U10 में तीनों का ऑर्डर 4 और 2 है। दीज टू ग्रुप्स आल्सो कैन नॉट बी आइसोमॉर्फिक। नेक्स्ट है U8 इज आइसोमॉर्फिक टू U10। U8 में भी तीनों नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है और U10 में ऑर्डर डिफरेंट है 4 एंड 2, सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। U8 एंड U12 है। U8 में नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तीनों का, और U12 में भी तीनों एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। 1 विल गो टू 1, 3 विल गो टू 5, 5 विल गो टू 7 एंड 7 विल गो टू 11। ओके, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ग्रुप की इन्फॉर्मेशन से एक्चुअली जो आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज़ हैं उनका यूज़ करके आप ये दिखा सकते हो कि ये आइसोमॉर्फिज्म होगा, आइसोमॉर्फिक होंगे ग्रुप्स और ये नहीं होंगे। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी आइसोमॉर्फिज्म से प्रिजर्व नहीं हो रही तो दोज टू ग्रुप्स कैन नॉट बी आइसोमॉर्फिक, राइट।
थर्ड क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमें दिया हुआ है S13 सिमेट्रिक ग्रुप S13। इसमें ये पूछ रहा है कि S13 के पास एक 42 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, S13 के पास 35 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होगा, S13 के पास 27 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, S13 के पास 60 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो 1 बाय 1 ए से स्टार्ट करते हैं हम। ये हमें पता है अभी सिमेट्रिक ग्रुप में एक परमुटेशन सिग्मा का ऑर्डर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, LCM ऑफ ऑर्डर्स ऑफ ऑल डिसजॉइंट साइकिल्स C1 ऑर्डर ऑफ C2 एंड ऑर्डर ऑफ CK। यहाँ पे C1 C2 के क्या है, जब सिग्मा को साइक्लिक नोटेशन में हम लिखते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स होता है, और जो डिसजॉइंट साइकिल्स हैं उनके ऑर्डर का जो LCM आता है वो परमुटेशन का ऑर्डर आ जाता है, राइट। 13 एलिमेंट से परमुटेशन फॉर्म करनी है। 42 कब बनेगा, LCM लेना है तो सपोज एक हमने ऑर्डर 2 ऑर्डर की साइकिल मान ली, नेक्स्ट हमने 3 ऑर्डर की साइकिल मान ली, 5 हो गए, और फिर हमने एक 7 ऑर्डर की साइकिल मान ली और एक 1 ऑर्डर की साइकिल, राइट। बेसिकली सिग्मा को आप कैसे लिख सकते हो, जैसे 1 फिक्स रहा, 2 3, फिर आ जाएगा 4 5 6, फिर 7 ऑर्डर की आ जाएगी 7 8 9 10 11 12 13। अब इस सिग्मा का ऑर्डर निकाल के देखना है हमें, तो LCM आ जाएगा भाई 2, 3, 7, 1 इफेक्ट नहीं करता LCM में। ये 2 ऑर्डर की साइकिल है, ये 3 ऑर्डर की और ये 7 ऑर्डर की, तो तीनों आपस में को प्राइम है। 2 और 3 का LCM 6 आएगा, 6 और 7 का 42 आ जाएगा। ओके, इट मीन्स S13 हैज़ एन एलिमेंट ऑफ 42। ये सिग्मा वो एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 42 आएगा। तो ये सेक्शन ए का क्वेश्चन है जिसमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन होता है, तो एक ऑप्शन आपको करेक्ट मिल गया तो आपको सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जी हमें एक फाइनाइट ग्रुप दे रखा है containing a non identity element which is conjugate to its inverse, then which of the following is true। ओके, पहला ये दे रखा है, क्या ऑर्डर ऑफ जी नेसेसरली इवन होगा। ओके, तो हमें बेसिकली क्या दे रखा है, एक एलिमेंट x ऐसा है नॉन आइडेंटिटी वेयर x इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी विच इज कॉन्जुगेट टू इट्स इनवर्स। कॉन्जुगेट होने का मतलब है भाई कोई एलिमेंट y एग्जिस्ट करेगा, y x इनवर्स y इनवर्स, क्योंकि दो एलिमेंट को कॉन्जुगेट कब बोलते हैं हम, a और b को, जब एक x आ जाए सच दैट x इनवर्स bx, ऐसे हम लिख पाए, राइट। कंडीशन हमें दे दी भाई कि G एक फाइनाइट ग्रुप है जिसके पास एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है x विच इज़ कॉन्जुगेट टू इट्स इनवर्स। तो हमें ये चेक करना है, तो इसी पे एक बार हम फोकस करते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे ही कि G का ऑर्डर इवन होगा या ओड होगा। तो एक बार हमने ओड मान लिया, लेट इफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ G इज ओड। x हमें एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट दे रखा है और वो अपने इनवर्स के साथ कॉन्जुगेट है, यानी x इनवर्स के साथ। Cx उसकी कॉन्जुगेसी क्लास मान ली हमने x की। तो एक रिजल्ट हमें पता है भाई क्लास इक्वेशन से कि C ऑफ x का जो साइज आता है, यानी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आते हैं कॉन्जुगेसी क्लास में, वो ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय नॉर्मलाइजर ऑफ x, इसके इक्वल आता है। इट मीन्स ये कोई नंबर आएगा तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, n ऑफ x मोड इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय साइज ऑफ Cx, और ये कोई नेचुरल नंबर होता है। इट मीन्स जी अगर फाइनाइट ग्रुप है तो कॉन्जुगेसी क्लास हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती है। इस फैक्ट के कारण क्योंकि जी का ऑर्डर ओड है तो Cx का यानी कॉन्जुगेसी क्लास में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इवन नहीं हो सकते, बिकॉज इवन डज नॉट डिवाइड ओड नंबर। सो देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉन्जुगेसी क्लास मस्ट बी ओड, राइट। अब अगर x इनवर्स के इक्वल हुआ तो वहाँ से x की आइडेंटिटी आ जाएगा और ऑर्डर ऑफ x 2 आ जाएगा, लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन हो जाएगी बिकॉज ग्रुप का ऑर्डर ओड है। ओड ऑर्डर के ग्रुप के पास इवन ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता। दिस इज ए कंट्राडिक्शन क्योंकि हमने इवन मान रखा है, राइट। अब अगर वो इक्वल नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू x इनवर्स, y एक ज़रूर होगा जो उसकी कॉन्जुगेसी क्लास में बिलोंग करेगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि कॉन्जुगेसी क्लास का साइज ओड है, सो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और ओड है तो सम 2r+1 फॉर्म का है। साइज 1 सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट का होता है भाई, राइट, कॉन्जुगेसी क्लास में। या फिर एबिलियन ग्रुप हो तो उसमें हर एक एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास
सिंगल एलिमेंट्स आ जाती है। अब x नॉन आइडेंटिटी है, उसके इन्वर्स को हमने नॉट इक्वल मान रखा है और वो कॉन्जुगेट है, तो x इन्वर्स 100% C ऑफ x में है कॉन्जुगेसी क्लास में। तो x की कॉन्जुगेसी क्लास में x इन्वर्स है और उसका साइज ओड है, तो 3 या 3 से ज़्यादा ही होगा, तो एक एलिमेंट हमने y मान लिया। अब x अगर y के साथ कॉन्जुगेट है तो x इन्वर्स y इन्वर्स के साथ कॉन्जुगेट हो जाएगा। रीज़न क्या है, x अगर y के साथ कॉन्जुगेट है तो एक एलिमेंट a आएगा, a इन्वर्स y a। हमने दोनों साइड इन्वर्स ले लिया, लेफ्ट साइड में x इन्वर्स आ गया, ये रिवर्स डायरेक्ट मतलब पीछे से ओपन होता है, तो a इन्वर्स y इन्वर्स इन्वर्स का इन्वर्स a हो जाएगा। अब एक एलिमेंट मिल गया जिससे x इन्वर्स को y इन्वर्स की फॉर्म में लिख दिया, देयरफॉर x इन्वर्स एंड y इन्वर्स आर कॉन्जुगेट। सो दिस मीन्स दो एलिमेंट अगर आपस में कॉन्जुगेट है तो उनके इन्वर्स भी आपस में कॉन्जुगेट होंगे, राइट। अब कॉन्जुगेट हैं और ये हमें पता है भाई कि एक कॉन्जुगेसी क्लास में जो एलिमेंट होते हैं ना, उन सब एलिमेंट्स की कॉन्जुगेसी क्लास सेम आती है। सो दिस मीन्स कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ x इज सेम एज कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ x इन्वर्स। तो x इन्वर्स के कॉन्जुगेट y इन्वर्स हो गया और x इन्वर्स की और x की कॉन्जुगेसी क्लास सेम है, तो y इन्वर्स भी cx में चला गया। तो बेसिकली यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि x अगर x इन्वर्स के इक्वल नहीं है तो जो भी y एलिमेंट आएगा कॉन्जुगेसी क्लास में उसका इन्वर्स भी उसके अंदर आएगा। सो y आया तो y इन्वर्स भी आया, फिर z आएगा तो z इन्वर्स भी आएगा। सिमिलरली c ऑफ x मस्ट बी ऑफ इवन साइज, क्योंकि हर बार पेयर में हमें उसके अंदर एलिमेंट मिलते जा रहे हैं, राइट। बट c ऑफ x क्या था, ओड। सो अगेन वी गेट ए कंट्राडिक्शन। तो दोनों केसेस में कंट्राडिक्शन मिल रहा है, इसका मतलब जो ग्रुप का ऑर्डर हमने ओड माना है, दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस मीन्स ऑर्डर ऑफ g मस्ट बी इवन। सो ऑर्डर ऑफ g इज नेसेसरली इवन, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सेक्शन ए के 11 से 30 क्वेश्चन है जो वो 2 मार्क्स के हैं, बट स्टिल इन ऑल द क्वेश्चन सिंगल ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी का है, क्वेश्चन नंबर 11, जिसकी स्टेटमेंट कहती है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज़ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 2 3 4 5 बट डज नॉट हैव एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। सो अगेन पहले ही ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं हम। A6 हमें गिवन है भाई। A6 क्या होता है, अल्टरनेटिंग ग्रुप, यानी इसका ऑर्डर आएगा S6 डिवाइडेड बाय 2, ऑर्डर ऑफ S6 बाय 2 यानी 6 फैक्टोरियल बाय 2। अनदर इंपॉर्टेंट बात क्या होती है अल्टरनेटिंग ग्रुप के पास, कि इसके अंदर सारी S6 की इवन परमुटेशंस आएंगी, और इवन परमुटेशंस कौन होती हैं, जिनका ऑर्डर इवन हो। सॉरी, इवन परमुटेशंस कौन सी होती हैं, जिस परमुटेशन को आप नंबर ऑफ 2 ट्रांसपोजिशंस में जब डिकम्पोज करो तो वो इवन नंबर ऑफ डिकम्पोजिशन आए। फॉर एग्जांपल 1 2 3 है तो इसको आप लिख सकते हो 1 3 एंड 1 2। सो दिस इज एन इवन साइकिल, इवन परमुटेशन, नॉट साइकिल, दिस इज एन इवन परमुटेशन। तो अल्टरनेटिंग ग्रुप में क्या होता है, सारी इवन परमुटेशंस आती हैं, और इवन परमुटेशन कौन होती हैं, जब आप उसको साइक्लिक डिकम्पोजिशन में लिखो तो नंबर ऑफ 2 साइकिल्स इवन आए। जैसे 1 2 3 4 5 है, इसको आप लिख सकते हो 1 5 1 4 1 3 एंड 1 2। सो वी गेट 4 2 साइकिल्स। सो दिस इज एन इवन परमुटेशन, राइट। और आइडेंटिटी परमुटेशन हमेशा इवन होती है, तो 1 जो आइडेंटिटी परमुटेशन है उसका ऑर्डर भी 1 होगा। सो दिस बिलोंग्स टू A6। तो A6 के पास 1 ऑर्डर की परमुटेशन है। 2 ऑर्डर की देखनी है हमें। 2 ऑर्डर की परमुटेशन हम क्या कह सकते हैं, 1 2 1 2 एंड 3 4, ये भी A6 में है। क्यों, क्योंकि ये 2 डिसजॉइंट साइकिल की प्रोडक्ट में लिखा हुआ और दो ऑर्डर की साइकिल्स हैं। ओके, सो जब सिग्मा को साइक्लिक नोटेशन में लिखा और 2 साइकिल्स में डिकम्पोज किया तो नंबर ऑफ 2 साइकिल्स 2 आ गई। सो दिस इज, लेकिन इसका ऑर्डर क्या आया सिग्मा का 2, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लेना है हमें। 2 का एलसीएम क्या आ गया 2। फिर 3 ऑर्डर का पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज 3, तो सिग्मा इसमें क्या लिख सकते हो 1 2 3, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 3 एंड 1 2। तो ये भी 2 ट्रांसपोजिशन में प्रोडक्ट में लिखा गया। सो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ A6, तो उसके पास 3 ऑर्डर का भी एलिमेंट है। 4 ऑर्डर का लिखना है, 4 ऑर्डर का भी आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5 6। अब ये 4 साइकिल है, ये 2 साइकिल है, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास 4। अब ये देखना है क्या ये इवन परमुटेशन है,
तो एक 2 साइकिल तो है, जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये 1 4 लिखा जाएगा, 1 3 लिखा जाएगा, 1 2 लिखा जाएगा और 5 6 हमें गिवन है। तो बेसिकली नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस कितनी आ गई 4 और ऑर्डर भी कितना है इस परमुटेशन का 4। सो A6 हैज़ एन एलिमेंट ऑफ 1 2 3 एंड 4। 5 ऑर्डर की ये रही साइकिल यानी परमुटेशन। इसको जब आप ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट में लिखोगे तो 4 ट्रांसपोजिशंस की प्रोडक्ट में लिखा गया। सो दिस इज ऑल्सो एन इवन परमुटेशन, 5 ऑर्डर का भी है। अब क्वेश्चन ये क्या उसके पास 6 ऑर्डर का या उससे बिगर ऑर्डर का एलिमेंट है। 6 ऑर्डर कब आएगा, जब या तो वो खुद 6 साइकिल हो या फिर 3 और 2 की प्रोडक्ट में लिखा हुआ हो, जिसका एलसीएम क्या आ जाएगा 6। अब 6 ऑर्डर की डायरेक्ट साइकिल होगी A6 में, वो ऐसा दिखेगी 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये एक हमें रिजल्ट पता होता है कि इवन साइकिल हमेशा ऑड परमुटेशन होती है। सो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू A6। अनदर केस क्या बच गया कि एक परमुटेशन 3 साइकिल और 2 साइकिल की डिकम्पोजिशन में लिखा हुआ हो, इट मीन्स 1 2 3 एंड 4 5 लाइक दिस, लेकिन ये इवन परमुटेशन है, ये ऑड परमुटेशन, और इवन और ऑड परमुटेशन का आंसर क्या आता है ऑड परमुटेशन। सो दिस ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू A6। तो A6 के पास बेसिकली 1 ऑर्डर का भी परमुटेशन है 2 3 एंड 4 एंड 5, बट डज नॉट कंटेन एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6। आयर की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कह रहा है बट डज नॉट हैव एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। 6 का ही नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा। सो अल्टरनेटिंग ग्रुप A6 हैज़ दिस प्रॉपर्टी और सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, तो नो नीड ऑफ चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ रिमेनिंग ऑप्शंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी का दिया हुआ भाई क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें जी ग्रुप हमें दे दिया 2 क्रॉस 2 की वो मैट्रिसेस जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू I2। सो जो बच्चे लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस से अवेयर हैं भाई वो जानते हैं कि ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मीन्स इट्स डिटर्मिनेंट इज +1 और -1, सॉरी +1, राइट। हाँ, डिटर्मिनेंट में भी +-1, राइट। सो बेसिकली ये ग्रुप जो हमें दे रखा है इट इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 और रियल एंट्रीज हैं भाई उसकी। M2R का मतलब दिस इज सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज। सो ZG उसका सेंटर डिफाइन कर दिया बेसिकली ग्रुप के वो सारे एलिमेंट यानी वो मैट्रिसेस जो बाकी सारों के साथ कम्यूट करें। तो बेसिकली ZG हमें दे दिया भाई सेंटर ऑफ ऑल द ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, सेंटर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑल द ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ये एक फैक्ट हमें पता है भाई कि जनरल लीनियर ग्रुप होता है ना जो n क्रॉस n का, उसका जो सेंटर होता है उसमें सिर्फ स्केलर मैट्रिसेस आती हैं, और ये जो ग्रुप हमें G दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ये बेसिकली जनरल लीनियर ग्रुप का सब ग्रुप है। अब ग्रुप का जो सेंटर होगा सब ग्रुप का सेंटर उसका सब सेट ही आएगा, उससे ज़्यादा एलिमेंट तो नहीं आ सकते उसमें, राइट। सो अब ZG यानी जो ग्रुप हमें दिया हुआ है उसका सेंटर भी इसका सब पार्ट है, यानी उसमें भी स्केलर मैट्रिसेस आएंगी, लेकिन कैसी स्केलर मैट्रिसेस, जिनका डिटर्मिनेंट 1 या -1 हो, राइट। सो बेसिकली डिटर्मिनेंट 1 कब होगा 2 क्रॉस 2 में A0 0 A, तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा A स्केयर और ये इक्वल टू +-1 चाहिए, बट स्केयर कैन नॉट बी नेगेटिव, सो A स्केयर मस्ट बी इक्वल टू A, तो A की वैल्यू आ गई +-1। तो दो मैट्रिसेस आ जाएंगी भाई 1 0 0 1 एंड -1 0 -1। सो सेंटर ऑफ दिस ग्रुप कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, सो कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट इज 2, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी का आया हुआ भाई क्वेश्चन नंबर 33, ये सेक्शन बी में है जिसमें मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं, राइट। सो 4 स्टेटमेंट हमें दी हुई हैं, ये बताना कौन सा ट्रू है और कौन सा ट्रू नहीं है। सो पहले ऑप्शन में हमें दिया हुआ है द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स इज आइसोमॉर्फिक टू द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। सो क्या ये आइसोमॉर्फिक हैं, तो आइसोमॉर्फिक कब होंगे जब उन दोनों ग्रुप्स के बीच में हम एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर पाएँ। सो f एक मैपिंग हमने बना दी f ऑफ x इक्वल टू e⁻x, वेयर f गोज़ टू एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, राइट। सो आप इजीली चेक कर सकते हैं भाई इसका ऑपरेशन एडिटिव है, एडिशन है, और इसका मल्टीप्लिकेशन। सो f ऑफ x प्लस वाई इज
e to the power x plus y, and this can be written as e to the power x into e to the power y, and this is fx into fy. So this is a homomorphism, right? ये होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है. नेक्स्ट आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है? जो 1:1 होमोमॉर्फिज्म हो. सो e टू द पावर x का ग्राफ ये होता है भाई. होमोमॉर्फिज्म हमने दिखा दिया, तो आप ये देख सकते हो डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए डिस्टिंक्ट इमेजेस हमें मिल रही हैं, और आप इजीली इसको प्रूव भी कर सकते हो बाय डेफिनेशन ऑफ 1:1. यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई इम्प्लाइज ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर वाई. दोनों साइड लोगेरिथम लोगे तो वी विल गेट एक्स इक्वल टू वाई. सो दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ 1:1. सो ये एक मैपिंग हमें मिल गई भाई, जो 1:1 भी है, 1:2 भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स एंड पॉजिटिव रियल नंबर्स विद मल्टीप्लिकेशन आर आइसोमॉर्फिक, राइट. नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ भाई, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स इज आइसोमॉर्फिक टू मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अब थोड़ा सा अगर लीनियर अलजेब्रा की सेंस में इसको देखें हम, तो नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन वन डायमेंशनल है. दिस इज अवर आर स्टार विद मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन. नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर टू डायमेंशनल है, और जो होमोमॉर्फिज्म होती है वो बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है. तो टू डायमेंशनल स्पेस कैन नॉट बी आइसोमॉर्फिक टू वन डायमेंशनल स्पेस. So these two spaces cannot be, या these two groups cannot be isomorphic. Similarly, the additive group of real numbers is isomorphic to multiplicative group of complex numbers. ये एक one dimensional group है और ये two dimensional group है. So these two also cannot be isomorphic. D option हमें दे रखा है, the additive group of real numbers is isomorphic to additive group of rational numbers. So जो real numbers का set है वो तो uncountable है और rational number का set countable है. सो काउंटेबल से अनकाउंटेबल 1:1 मैपिंग हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 1:1 मैपिंग आ गई तो दोनों सेट को या तो काउंटेबल होना पड़ेगा या अनकाउंटेबल. सो दीज टू ग्रुप्स ऑल्सो कैन नॉट बी आइसोमॉर्फिक. तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जी कोई ग्रुप है, जेड जी उसका सेंटर है, यानी ग्रुप के वो एलिमेंट्स जो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हों. जी मॉडुलस उसके ऑर्डर को डिनोट कर रहा है. तो चार स्टेटमेंट में से कौन सी ट्रू है और कौन सी नहीं है. सो पहली स्टेटमेंट हमें दी हुई है कि जी इज़ नॉन एबिलियन एंड जेड जी कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट, यानी एक नॉन एबिलियन ग्रुप है और उसका सेंटर एक से ज़्यादा एलिमेंट कंटेन करता है. देन द सेंटर ऑफ कोशिएंट ग्रुप, यानी आप कोशिएंट ग्रुप फॉर्म करो जी बाय जेड, उसके सेंटर में एक ही एलिमेंट होगा. क्या ये बात सच है? इसको चेक करेंगे हम. इन दो पे 1 मिनट में आते हैं. ऑप्शन डी को एक बार हम कर लेते हैं भाई. ग्रुप का ऑर्डर पी क्यूब है, यानी किसी प्राइम का क्यूब, तो क्या जी नेसेसरली एबिलियन होगा? ये पिछले कई जेम के क्वेश्चंस पेपर में भी आया हुआ है. सिंपल इसका आंसर होता है भाई D4. D4 का ऑर्डर होता है 8, जिसको हम डाईहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 बोलते हैं, डाईहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 बोलते हैं. सो इसमें ये रोटेशंस हैं, ये 4 इसकी रिफ्लेक्शंस हैं, इसका 8 ऑर्डर है और ये नॉन एबिलियन होता है डाईहेड्रल ग्रुप ऑलवेज, राइट. सो पी क्यूब यानी 2 की पावर 3 में ये आ गया, बट नॉन एबिलियन है. सो नेसेसरली एबिलियन वाला ऑप्शन हो गया गलत, राइट. ऑप्शन बी को भी अगर आप ध्यान से देखें, ये कह रहा है कि जी कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2 या 2 से ज़्यादा है, तो एक नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म आ जाएगी जेड से जी तक. बट ये ट्रू नहीं है, क्योंकि जेड से जी तक अगर नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म आती है, सपोज जी का ऑर्डर 2 ही मान लिया सबसे लिस्ट, जी एक ग्रुप है, जेड अंडर एडिशन एक ग्रुप है हमारे पास इंटीजर्स का, क्या यहाँ से यहाँ तक एक नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म आएगी? तो होमोमॉर्फिज्म का एक रिजल्ट हमें पता है भाई कि यहाँ पे अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर ऑफ ए है, तो ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड करता है. अब नॉन ट्रिवियल है तो आइडेंटिटी पे जाएगा, नॉन आइडेंटिटी कोई भी एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट नॉन आइडेंटिटी पे जाएगा. बट जेड में 0 को छोड़ के हर एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है, यानी ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट, और जी का ऑर्डर 2 है तो ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए फाइनाइट आएगा. सपोज जी का ऑर्डर अगर 2 है तो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 2 आएगा. सो 2 शुड डिवाइड ऑर्डर ऑफ ए, दैट इज इनफाइनाइट, विच इज़ नॉट पॉसिबल. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. फर्स्ट ऑप्शन को एक बार हम चेक कर रहे हैं अब कि जी नॉन एबिलियन है, जेड जी उसका सेंटर है, उसके कोशिएंट ग्रुप के सेंटर के पास कह रहा है सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा. दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. वाई? ग्रुप हमने ये मान लिया भाई डाईहेड्रल ग्रुप
D4। इसके सेंटर में हमें पता है आइडेंटिटी और 180 रोटेशन आती है, जिसको हम वाई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। G/Z जो कोशेंट ग्रुप आएगा वो ये आएगा, यानी इसके सेंटर के सारे लेफ्ट कोसेट्स। सो एक तो Z खुद आ जाएगा, फिर y से मल्टीप्लाई किया, वाई जेड अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये सारे एलिमेंट y से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी y क्यूब, और y क्यूब से करेंगे तो ये आ जाएगा y क्यूब, y पावर 5 और y पावर 5, y 4 आइडेंटिटी होता है तो ये आ जाएगा y क्यूब इंटू कोमा y। सो वाई जेड और वाई स्क्वायर जेड सेम होता है तो सिर्फ वाई जेड हमने रख लिया। सिमिलरली एक्स से करेंगे तो एक्स जेड आएगा हमारे पास एक्स एंड एक्स वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाई स्क्वायर से अगर हम करेंगे वो भी सेम आएगा तो एक एक्स जेड रख लिया, फिर बच गया एक्स वाई, एक एक्स वाई आ गया। सो बेसिकली इस कोशेंट ग्रुप में ये चार एलिमेंट आएंगे, जेड, एक्स जेड, वाई जेड और एक्स वाई जेड, राइट। सो अब इसका सेंटर निकालना है तो सेंटर में आइडेंटिटी तो आएगी ही आएगी। कोशेंट ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है, जो उसका सब ग्रुप होता है यानी जेड, तो ये इसकी आइडेंटिटी है। नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट वाई जेड हमने मान लिया, इसको चेक कर रहे हैं क्या ये सेंटर में जाएगा या नहीं जाएगा। तो पहले ये आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया, वाई जेड आएगा, इसको आप जेड इंटू वाई जेड भी लिख सकते हो। फिर वाई जेड को खुद के साथ मल्टीप्लाई किया तो यू कैन राइट वाई जेड। नेक्स्ट वाई जेड एक्स जेड हमने लिखा, तो बाय डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कोशेंट ग्रुप ये आप लिख सकते हो वाई एक्स इंटू जेड। और वाई एक्स को जब आप चेंज करोगे तो ये प्रॉपर्टी होती है भाई डाइहेड्रल ग्रुप के पास की रिफ्लेक्शन यहाँ आ जाएगी, रोटेशन का इन्वर्स आ जाएगा, यानी एक्स इंटू वाई इन्वर्स, और वाई इन्वर्स वाई क्यूब के इक्वल है। बट एक्स वाई क्यूब और एक्स वाई जेड सेम होता है, क्यों? क्योंकि एक्स वाई क्यूब जेड करोगे तो जेड के सारे एलिमेंट एक्स वाई क्यूब से मल्टीप्लाई होंगे, यानी पहले आइडेंटिटी फिर वाई स्क्वायर वाई 5, लेकिन वाई 5 को आप क्या लिख सकते हो वाई, बिकॉज वाई का ऑर्डर 4 है। सो एक्स वाई क्यूब एक्स वाई, और एक्स वाई जेड भी क्या आता है, यहाँ एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई और एक्स वाई क्यूब, सो ये दोनों चीज़ें सेम है। तो एक्स वाई क्यूब जेड को हमने लिख लिया एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड को आप लिख सकते हो एक्स जेड इंटू वाई जेड, तो ये दोनों एलिमेंट कम्यूट कर गए। सिमिलरली वाई जेड इस एक्स वाई जेड के साथ भी कम्यूट करेगा, दिस इज द कैलकुलेशन। सो वाई जेड चारों एलिमेंट के साथ कम्यूट कर गया तो वाई जेड उसके सेंटर में चला गया, देयरफॉर वाई जेड बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ कोशेंट ग्रुप, और आइडेंटिटी एलिमेंट भी सेंटर में होती है। सो बेसिकली जो जेड ऑफ जी बाई जेड आ गया हमारे पास, उसमें एटलीस्ट जेड और वाई जेड तो आएंगे ही आएंगे। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन था तो गलत हो गया। वो कह रहा था कि जी नॉन एबिलियन है, सेंटर में एक से ज़्यादा एलिमेंट है तो कोशेंट ग्रुप के सेंटर में एक ही एलिमेंट आएगा, बट हमारे पास जेड और वाई जेड आ गए, दो एलिमेंट, मे बी सम मोर मे कम। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन एक तो होगा, दैट इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 40। ग्रुप हमें दे रखा है m प्लस एन इंटू √2 वेयर m एंड n आर इंटीजर्स। हमको इसे सब ग्रुप मानना है ऑफ एडिटिव ग्रुप आर, राइट। तो चारों में से ये पूछ रखा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। सो इसको बेसिकली भाई हम जो बच्चे अलजेब्रा से फेमिलियर हैं वो ये जानते हैं कि इसको हम z√2 भी लिख सकते हैं, ओके। सो अब ये बताना है जी इज आइसोमॉर्फिक टू द ग्रुप z क्रॉस z वेयर द ग्रुप ऑपरेशन इन z क्रॉस z इज डिफाइंड एज दिस, ओके। सो एक मैपिंग f हमने डिफाइन कर दी भाई g से z क्रॉस z तक, जिसको हमने ऐसे डिफाइन किया, g के एलिमेंट थे m प्लस n इंटू √2, जिसको हमने m को n पे भेज दिया, क्योंकि √2 तो फिक्स है, वेरी कौन कर रहा है m एंड n, तो वो m को n पे चला गया। इस मैपिंग को आप चेक कर सकते हो भाई, ये 1 1 और ऑन 2 होगी और होमोमॉर्फिज्म होगी, राइट। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ कैलकुलेशन। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज आइसोमॉर्फिक टू z क्रॉस z एंड दिस। फिर उसकी साइक्लिक की बात कर रहे हैं, तो साइक्लिक जी हमें ये दे रखा है भाई, जो कि आर अंडर एडिशन का सब ग्रुप है। अगर जी साइक्लिक होगा तो किसी एलिमेंट से जनरेट होगा, सो देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट जी इज जनरेटेड बाय एलिमेंट एक्स। अब एक्स इस फॉर्म का होगा m प्लस n √2 किसी इंटीजर्स m और n के लिए, और हमें पता है कि किसी एलिमेंट से जनरेटेड सब ग्रुप अंडर एडिशन क्या करता है, उसके सारे इंटीजर मल्टीपल्स आ जाते हैं, तो x की ये वैल्यू और सारे इंटीजर मल्टीपल्स वेयर l इज एन इंटीजर। अब अगर m और n इक्वल नहीं, ये x जो आया है हमारे पास जनरेटर ऑफ g, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी, या तो ये m और n इक्वल होंगे या नॉट इक्वल होंगे। सपोज m और n इक्वल नहीं है, राइट, तो हम ये करें 2 + 2 √2 इसके जनरेटिंग सेट में नहीं जा सकता। रीज़न क्या है,
क्योंकि m और n इक्वल नहीं है तो किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें ये भी सेम नहीं आ सकते, क्योंकि m और n नॉट इक्वल हैं तो lm और ln कभी भी सेम नहीं हो सकते किसी भी इंटीजर के लिए, राइट। सो 2 + 2√2 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन आ गई, क्यों? क्योंकि g सारा का सारा x से जनरेट हो रहा था, तो g का हर एक एलिमेंट m + n√2 टाइप के एलिमेंट सारे x से जनरेटेड सेट में जाने चाहिए, बट 2 + 2√2 नहीं गया। सो m कैन नॉट मीन्स n इज नॉट इक्वल टू n इज नॉट पॉसिबल, कंट्राडिक्शन आ गया। अब अगर m n के इक्वल है तो यहाँ अगर डिस्टिंक्ट होंगे तो वो नहीं जनरेट होंगे इस एलिमेंट से। रीज़न क्या है? सपोज m और n इक्वल हैं तो m + n√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, m × 1 + √2। n की वैल्यू m पुट कर दी और m कॉमन ले लिया। अब m भी इंटीजर है और l भी इंटीजर है, इस प्रोडक्ट को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी, √2 का कोफिशिएंट और यहाँ lm आएगा, यहाँ भी lm√2 आएगा, लेकिन एक 2 है एक 3 है, यानी lm की प्रोडक्ट एक बार 2 है और एक बार lm की प्रोडक्ट 3 है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, वो या तो 2 होगी या 3 होगी किसी भी इंटीजर l के लिए। इट मीन्स m और n इक्वल है तो भी x से जनरेट नहीं हो सकता जी। सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, देयरफॉर g कैन नॉट बी साइक्लिक। ओके, सो g is cyclic, this is also not possible, means this is not possible, this is possible। अब नेक्स्ट एक बात भाई, ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रूव नहीं करेंगे हम, लेकिन ये बता देते हैं कि Q जो है ना वो डेंस होता है R के अंदर। थोड़ा सा जिस बच्चे को एनालिसिस की थोड़ी नॉलेज है, डेंस क्या होता है, लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं, सो Q जो सेट है वो R के अंदर डेंस होता है, Q√2 भी डेंस होता है, यानी इसका क्लोजर भी R के इक्वल आएगा, और Z√2 भी डेंस होता है। इसको कभी किसी लेक्चर में हम प्रूव करेंगे कि ये जो सेट है ये डेंस होता है R के अंदर। और डेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक सेट S सब सेट है R का, अगर वो डेंस है R के अंदर तो R के किसी भी ओपन इंटरवल के साथ इसका इंटरसेक्शन हमेशा नॉन एम्प्टी आएगा। सो बेसिकली ये सेट डेंस है R के अंदर, इट मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेट विद एनी नॉन एम्प्टी इंटरवल I इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। तो G अगर डेंस है यानी Z√2 डेंस है तो G का किसी भी ओपन इंटरवल I के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा, नॉट इक्वल टू 5। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब डेंस होने का मतलब है कि उसका क्लोजर R के इक्वल है, यानी G क्लोजर इक्वल टू R। क्लोजर का मतलब होता है भाई सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ G एंड सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ G। अब इसका मतलब ये हुआ भाई कि G क्लोजर R के इक्वल है, और हमें क्लोज्ड का एक डेफिनेशन पता है कि एक सेट क्लोज्ड कब होता है, जब उसका क्लोजर उसी के इक्वल आए। बट G एक्चुअली इस टाइप के नंबर रखता है, सो G इज प्रॉपरली कंटेंड इन R, वो उसके इक्वल तो नहीं है, और क्लोजर किसके इक्वल आ गया, R के इक्वल, और ये G प्रॉपर सेट, इट मीन्स G इज नॉट इक्वल टू G क्लोजर, सो G कैन नॉट बी क्लोज्ड। सो इस क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन क्या क्या आ गए, B एंड D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन भाई ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन नंबर 46, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। ऐसे एक सेट हमें दे रखा है f फ्रॉम R टू R, एक सेट में वो फंक्शंस हैं जहाँ पे f पोलिनोमियल है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी f of x इक्वल टू f of x पावर 2024 फॉर ऑल रियल नंबर्स x। तो s में नंबर ऑफ एलिमेंट बताने, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे s में। अब fx क्या है, कोई पोलिनोमियल है दे रखा है, ये वो कांस्टेंट भी हो सकता है नॉन कांस्टेंट भी। अगर वो कांस्टेंट है सो पहले हमने ये मान लिया कि fx कोई कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट पोलिनोमियल भी हो सकता है। सो fx इज इक्वल टू k फॉर ऑल रियल्स। सो बाय डेफिनेशन क्या आएगा, f of x इक्वल टू f of x पावर 2024। सो ये f of x हमने निकाला, f of x की वैल्यू रख दी, लेकिन f कांस्टेंट है तो f k को भी k पे ही भेजेगा, और यहाँ f x की वैल्यू k है तो k की पावर 2024। इसको इधर शिफ्ट किया, k कॉमन ले लिया इक्वल टू 0, तो यहाँ k तो k की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, राइट। सो दो फंक्शंस f यहाँ से ये आ गए कि f(x) इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एंड f(x) इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। नेक्स्ट हमने भाई f(x) को नॉन कांस्टेंट मान लिया, यानी x को वो कहीं y पे मैप कर रहा है। अगर f(x) को y पे मैप कर रहा है तो f of
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमें जो कंडीशन दे रखी है वो एक बार हम लिख रहे हैं भाई, वो हमें दे रखी है 2024। तो एफ ऑफ एक्स को वाई मान लिया हमने, तो हमें मिला एफ ऑफ वाई इक्वल टू वाई पावर 2024। अब ये फॉर्मूला ये सजेस्ट करता है कि वाई की जगह पे अगर हम एक्स रख दें तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास एक्स की पावर 2024। जस्ट वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, राइट। अब ये एक पोलिनोमियल है कितने डिग्री का, 2024 का। क्या ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? यस, क्योंकि एफ ऑफ एक्स को अगर हम ये माने ना, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, यानी एफ ऑफ एक्स पावर 2024। अब ये अगर वेरिएबल है तो एक्स की जगह पे ये रखा जाएगा, यानी एक्स की पावर 2024 और उसकी पावर 2024। ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट साइड क्या दे रखा है, एफ एक्स की पावर 2024 और एफ एक्स क्या है, एक्स पावर 2024, उसकी एक और पावर करेंगे तो 2024, दोनों साइड सेम है। तो एक पोलिनोमियल हमें मिल गया एक्स की पावर 2024 जब वो नॉन कांस्टेंट फंक्शन है एफ। तो बेसिकली कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिले ऐसे पोलिनोमियल, 3 हमें, राइट। तो ये था भी 2024 के ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस। इसमें किसी भी बच्चे को डाउट आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।